Hello students, today the topic that we are going to discuss is about a topic that is a torque on a current carrying rectangular loop. Okay, so this is our topic. So इफ आई गो थ्रू द टॉपिक, जो टॉपिक यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे ये टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप, जो टॉर्क है वो टॉर्क का मीनिंग है कि जैसे क्लास 11 पे शायद से मिला हुआ है, जो टॉर्क है, टॉर्क इज अ सर्कुलेटिंग फोर्स डेवलप्ड इन अ बॉडी। और जो टॉर्क है, टॉर्क डेवलप होने के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है वो है कपल फॉर्मेशन। कपल फॉर्मेशन का मीनिंग ऐसा है कि जैसे दो फोर्स हम लोग ने कंसिडर किया और दोनों फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है, अगर दोनों का लाइन ऑफ एक्शन अगर सिमिलर होता है तो हम लोग कंसिडर करते हैं कि जो दोनों का जो फोर्सेस होगा वो दोनों कैंसिल आउट होता है या दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाता है। इफ आई कंसिडर लाइक सपोज इफ आई कंसिडर एन ऑब्जेक्ट लाइक दिस इज आवर ऑब्जेक्ट, ओके, सपोज दिस इज आवर ऑब्जेक्ट, वन फोर्स इज एक्टिंग हियर, द अदर फोर्स इज एक्टिंग हियर। So if both the forces are acting on a different line of action, क्योंकि इसका जो line of action होगा ये होगा उसका line of action, और यहाँ पे जो line of action होगा ये वाला उसका line of action होगा। जब line of action different होता है तो वहाँ पे क्या होता है, जो force develop होता है, total force जो develop होता है उसको हम लोग बोलते हैं couple formation। और जब भी couple formation होता है तभी object पे torque develop होता है। तो यहाँ पे हम लोग को दिखाना होगा कि एक rectangular loop है, ठीक है, एक कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप है, दैट शुड बी प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड एंड इन एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एंड इफ आई प्लेस इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, उसके बाद जो टॉर्क डेवलप होगा, वो टॉर्क कैसे डेवलप होगा वो पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक है। लाइक सपोज वी हैव अ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। If you see the spacing between the lines, they are looking almost equal to each other. If the lines are almost equal to each other, that we consider as a uniform magnetic field. Okay, this we consider as a uniform magnetic field. जैसे अगर कोई तुम कॉपी में अगर कंसिडर कर सकते हो, जो रूल वाला कॉपीज है उसमें अगर लाइंस के बीच में स्पेसिंग देखोगे तो लाइंस के बीच में जो स्पेसिंग आता है वो ऑलमोस्ट इक्वल होता है, और जो ऑलमोस्ट इक्वल वाला लाइन है उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है उसका मीनिंग है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उस रीजन पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ सब पॉइंट पे वैल्यू सेम होता है, दैट इज ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर सेम नहीं होगा देन वी कैन कंसीडर एज अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सो दिस इज योर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो इसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पे मुझे एक रेक्टेंगुलर लूप प्लेस करना है। Like suppose if we consider this as a rectangular loop, this is our rectangular loop which is placed inside a magnetic field. This will be making, this is our rectangular loop. We consider this as a B, C, D. Okay, this is a rectangular loop, and suppose this rectangular loop is carrying a current I in an anti-clockwise direction. तो उसको clockwise direction भी ले सकते हो, तो अपने ऊपर है कि कौन सा डायरेक्शन पे लेना है। So I have considered a anti-clockwise direction. अभी जो इसका जो ओरिएंटेशन है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो इसका ओरिएंटेशन है वो हम लोग ने कंसिडर किया है थीटा एंगल। दिस इज मेकिंग एन एंगल ऑफ theta. Clear? This is making an angle of theta. Here we are not considering like an angle like 0 degree, 90 degree or 180 degree. क्यों कंसिडर नहीं किया है? क्योंकि 0 डिग्री और 180 डिग्री पे अगर कोई एक वायर या कोई से भी पार्टिकल प्लेस करते हो तो वहां पे मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होता है। 90 डिग्री में प्लेस करोगे तो मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू हो जाएगा मैक्सिमम। तो यहाँ पे हम लोग ने वो एंगल्स कंसिडर नहीं किया, हम लोग ने एक डिफरेंट एंगल कंसिडर किया, दैट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा, दैट मींस स्लाइटली बेंड है। तो यहाँ पे हम लोग को देखना है कि जो करंट फ्लो कर रहा है, हम लोग को देखना है कि यहाँ पे टॉर्क कैसे डेवलप होगा, टॉर्क कैसे डेवलप होगा वो देख लेना है। अभी ये जो वायर फ्रेम है जैसे ए बी बी सी सी डी और डी ए,
ये वाला जो वायर है इट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, यहां पे देख सकते हो दिस इज ए परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। अगर परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड होगा तो अगर हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं फोर्स फील्ड करंट, तो देख सकते हो उसका जो करंट का डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है, दिस इज द करंट डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टिंग टुवर्ड्स दैट साइड, और ये जो थंब है थंब पॉइंट कर रहा है तुम लोग की तरफ, दैट मींस दिस इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स यू, सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स, दिस इज F1। सेम है अगर मैं ये BC वाला फ्रेम पे भी देखूं, क्योंकि ये भी 90 डिग्री हो रहा है, तो फोर्स का डायरेक्शन निकाल सकते हैं, फोर्स फील्ड करंट, फील्ड तो उस तरफ है, करंट का डायरेक्शन है ऊपर की तरफ, तो मैं थंब देख सकते हो, थंब का डायरेक्शन है अंदर की तरफ, दैट मींस द फोर्स डायरेक्शन विल बी टुवर्ड्स इनसाइड, दिस इज F2। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम लोग यूज करते हैं तो इसका डायरेक्शन हो जाएगा F3 और यहाँ पे डायरेक्शन हो जाएगा F4। ठीक है, F3 एंड F4। बट एक चीज यहाँ पे हम लोग को याद रखना होगा कि जो यहाँ पे जो फोर्सेस का जो वैल्यूज है, सब फोर्सेस का वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल है। क्यों इक्वल है? मैंने ऑलरेडी बोला था जो रेक्टेंगुलर लूप है वो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में डाल के रखा हुआ है, दैट मीन्स जो फोर्सेस का वैल्यू है सब फोर्सेस का वैल्यू एग्जैक्टली सिमिलर है, F1, F2, F3, F4 सब का वैल्यू इक्वल है। देन उसके बाद अगर F3 और F4 का लाइन ऑफ एक्शन कंसीडर करेंगे, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन, और ऑलरेडी मैंने बोला था अगर लाइन ऑफ एक्शन सिमिलर होता है तो आइदर उसको हम लोग ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि देख सकते हो दोनों का डायरेक्शन उल्टा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। बट क्योंकि F3 और F4 का वैल्यू दोनों का वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल है, तो दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। दैट मीन्स ये फ्रेम पे ये दोनों फोर्स कोई भी फोर्स डेवलप नहीं करेगा, क्योंकि टोटल फोर्स का वैल्यू 0 हो जाएगा, ऊपर भी नहीं जाएगा और नीचे भी नहीं जाएगा रेक्टेंगुलर लूप। बट ये जो F1 और F2 है, तो F1 का डायरेक्शन है तुम लोग की तरफ और जो F2 का डायरेक्शन है वो अंदर की तरफ। तो अगर सपोज कंसिडर करते हैं जैसे ये एक सपोज रेक्टेंगुलर लूप है, एक फोर्स मेरे तरफ है, ये दूसरा वाला फोर्स तुम लोग की तरफ खींच रहा है, तो ये वाला फोर्स अगर ये इस तरफ अगर खींचेगा तो क्या हो जाएगा, तो ये देखोगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है, दैट मीन जो ये फ्रेम है, ये फ्रेम वहां पे क्या हो रहा है, वो रोटेट कर रहा है। तो रोटेट कब होता है, रोटेट होने के लिए फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन अलग होना होगा और वहां पे कपल फॉर्मेशन होना होगा। तो कपल फॉर्मेशन फॉर्म हो गया तो वहां पे क्या डेवलप होगा, यहां पे डेवलप होगा सर्कुलेटिंग फोर्स, दैट विल बी अ टॉर्क। तो यहां पे टॉर्क डेवलप होगा। तो जो टॉर्क डेवलप हो रहा है, तो टॉर्क डेवलपमेंट का वैल्यू कितना होगा वो निकाल के हम लोग को दिखाना है अभी। नाउ इफ आई कंसीडर हियर टॉर्क का जो फॉर्मूला है, टॉर्क टाउ इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, magnitude of either force into perpendicular distance between the two forces। ठीक है, perpendicular distance between the two forces। तो यहां पे से अगर मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स अगर कंसिडर करोगे तो क्योंकि सबका वैल्यू सेम ही है, तो हम लोग क्या करेंगे, सपोज ये F3 और F4 तो कैंसिल ही हो गया, तो F1 और F2 है, तो F1 ही लिख लेते हैं इनटू, अभी देखना होगा कि इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए सपोज हम लोग कंसीडर करते हैं ये CD वाला फ्रेम ऐसे, ठीक है, दिस इज अ CD फ्रेम, दिस इज योर CD। यहां पे सपोज कंसीडर करते हैं ये जो F1 का डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है और F2 का डायरेक्शन है ऊपर की तरफ। ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो यहां पे अगर मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है तो सपोज एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते, ये बन जाएगा F2। यहां से मैं अगर एक परपेंडिकुलर लाइन यहां तक अगर खींच लूं, ये बन जाएगा AB, और सपोज ये वाला पॉइंट N है, ठीक है, और ये वाला एंगल सपोज थीटा है। थीटा तो यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ था, वो थीटा एंगल है। तो यहाँ पे ये बन गया थीटा। तो मुझे ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम F1 टू F2, ये AN वाले ही उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है।
तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं ए एन, ठीक है। देन इसका ये है लेंथ और ये वाला जो है यहां से यहां तक ये हो गया उसका ब्रेथ। तो एन का वैल्यू पहले निकालते हैं। एन का वैल्यू अगर हम लोग ट्राइंगल से अगर निकालते हैं तो F1 इंटू एन का वैल्यू क्या होगा, हम लोग साइन थीटा यूज करके निकालना होगा। तो देखो कैसे निकलेगा अभी। तो साइन थीटा इक्वल्स टू इट विल बी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये थीटा है तो ये बेस होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा, ऊपर वाला परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा ए एन डिवाइडेड बाय ए बी, ठीक है। तो वहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो एन का वैल्यू मुझे निकालना है तो वो बन जाएगा ए बी साइन थीटा, ठीक है। ये ए बी साइन थीटा बन गया। देन उसके बाद यहां पे जो F1 का वैल्यू है वो बन जाएगा आई एल क्रॉस बी। अगर एल क्रॉस बी करेंगे तो एल बी साइन थीटा आएगा, क्योंकि यहाँ पे थीटा का एंगल 90 डिग्री है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्टली आई एल बी लिखेंगे, क्योंकि साइन 90 का वैल्यू 1 है। तो ये बन जाएगा आई एल बी, ठीक है, या बी आई एल लिख सकते हो, इनटू ये जो ए बी है, ए बी ओरिजिनली उसका ब्रेथ है बी साइन थीटा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, एक चीज देखना, ये एल और बी ये दोनों लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ करोगे तो हम लोग का जो आंसर आएगा वो आएगा एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो ये बन जाएगा आई ए बी साइन थीटा, ठीक है, आई ए बी साइन थीटा। ये स्केलर फॉर्म पे है। अगर इसको मैं वेक्टर फॉर्म पे अगर लिखता हूं तो टाउ वेक्टर विल बी इक्वल्स टू आई बी क्रॉस ए। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द टॉर्क डेवलपमेंट। तो ये 2 लिख सकते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 कर सकते हैं। ऊपर वाला स्केलर पार्ट में है और नीचे वाला जो है वो है वेक्टर क्वांटिटी में। So this is how the torque on a current carrying rectangular loop works and uska formula. So this much for today. We'll be discussing some more topics in the next class related with this chapter. So if you have any doubt relating to this, you can ask me. Thank you.